तो एक्सेलरेशन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई इतनी, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में हमने थोड़ी सी एक टाइप पढ़ी थी, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन, के उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी हमने ए एक्स प्लस बी होल पावर एन वाला की टाइप अगर आ जाएगी, उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है उस तरह की नहीं आएगी। बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। तो एक तो ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो लेट सपोज आपने एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया तो आपके पास वेलोसिटी आ गई, उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया था। इसको फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ होगा। जस्ट इन केस इफ यू कैन नॉट फाइंड द हिंट, उसके लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। वो ये हिंट्स थी जो आपको पता होनी चाहिए कि जब एग्जामिनर ये टर्म यूज करता है कि एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यू शुड नो दैट एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज जीरो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपके पास वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। एट मैक्सिमम या फिर मिनिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होगी व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। एट दैट पॉइंट वेलोसिटी जीरो होगी। एट स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा। दीज आर दोज थिंग्स जो कि अंडरस्टूड है, बट अपेरेंटली हमें वहां पे एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया होगा। सो वी आर गोइंग टू यूज दीज वैल्यूज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसी तरीके से जब आप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए मैंने आपको बताया था 99% केसेस में आपके पास इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो होगा। बहुत रेयर होता है कि जिसमें ये जीरो ना हो, तो वो हम उसको, इन दैट केस हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हमारा काइनेमैटिक्स का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद टोटल प्रैक्टिस रह गई है। आई ऑलरेडी शेयर द वर्कशीट। वैसे तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतनी अच्छी बात है। आज हम कुछ इसके फर्दर क्वेश्चंस करते हैं जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड। इसी वर्कशीट में हम चलते हैं। आप लोगों के साथ मैंने ये वाली वर्कशीट शेयर नहीं की। दैट इज अ सिंपलर वर्जन जिसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये वर्कशीट काफ़ी लेंथी है। अगर ये वाली चाहिए हुई तो ये भी मुझे बता देना, इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं। ठीक है। लेकिन जो अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सारे वही हैं जो आप लोगों की वर्कशीट में भी हैं। ठीक हो गया। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। पार्टिकल ट्रेवल्स in a straight line from A to B in 20 seconds. Its acceleration t seconds after leaving A is A meters per second square, where A is this. आपको ये एक्सप्रेशन देख के अंदाजा आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। उसकी रीजन ये देखें, मैंने आपको बताया था काइनेमैटिक्स में टोटल 3 सेक्शन हैं। एक हमने ग्राफिकल पोर्शन पढ़ा था, एक हमने वो सेक्शन पढ़ा था जहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन वहाँ पे, जहाँ व्हेनेवर यू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी ऑलवेज अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशंस ओवर देयर। और जहाँ पे आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगी वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अगर आप इस एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन को चेक करें, एक्सेलरेशन इज क्लियरली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ टी। इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ टी, ए इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट। ए की टी की वैल्यू जीरो रखें, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। टी की वैल्यू वन रखेंगे, ए की डिफरेंट वैल्यू आएगी। टू रखेंगे तो ए की डिफरेंट। तो क्लियरली यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चलने वाली। इट इज गिवन दैट द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट बी। अब ये क्वेश्चन दोबारा पढ़। A particle travels in a straight line from A to B in 20 seconds. ठीक हो गया। तो यहाँ आपको टाइम दिया हुआ है ए से बी तक का, जो उसका जर्नी है उसका कितना टाइम लगा है, और उसके बाद जो उसकी एक्सेलरेशन है उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। फिर साथ में ये भी बताया हुआ है कि बी पे जब वो पहुंचता है तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। शो दैट द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। अब आपने ये शो करना है कि उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो जीरो थी। हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज ऑफ एक्सेलरेशन। कल हमने पढ़ा
डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं क्या आता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन। ऑपोजिट मैनर में एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी। हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो है इनिशियल स्पीड निकालनी है, so we need the expression for the velocity. So in short आपको acceleration को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक हो गया। So let's integrate this. इंटीग्रेशन हम प्योर मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली इंटीग्रेशन नहीं है, बेसिक टेक्निक्स है इंटीग्रेशन की। So I'm going to write down the expression which is a equals to 3 upon 160 t squared minus 1 upon 800 t cubed। यहाँ पे अब आप a को इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इस तरफ भी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इधर क्या आएगा, 3/160 t क्यूब ओवर 3, ठीक हो गया, माइनस 1/800 t raised to the power 4 over 4 plus the constant of integration. Now this is going to result in, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन इसका मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करें तो आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है, 3 will be cancelled out with 3, so you will be left with 1 upon 160 t cubed। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस t raised to the power 4 over 32, 1 over 3200 सेपरेट लिखते हैं, t raised to the power 4 प्लस t। अब आप मुझे ये बताएं कि c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। c की वैल्यू आपने निकालनी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि when t is equals to 20 वो रेस्ट पे आ गया था, ठीक हो गया। तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, 20, और v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। वहां से आपके पास c का वैल्यू आ जाएगा। सो 0 is equals to 1 upon 160 and then the 20 cubed minus 1 upon 3200 20 raised to the power 4 प्लस c। बताइए जी यहाँ से c की वैल्यू क्या आती है, c की वैल्यू 0 आ रही, सही हो गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 0। So we use the information which was given in the question in order to work out the constant of integration, ठीक हो गया। अब c की वैल्यू जब 0 आ गई है उसके बाद मैं फाइनल जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का वो लिखूंगा। अभी तक मेरे पास फाइनलाइज्ड वर्जन नहीं था, अब मेरे पास फाइनलाइज्ड वर्जन आ गया बिकॉज आई हैव द वैल्यू ऑफ c। तो the finalized version is 1 upon 160 t cubed minus 1 upon 3200 t raised to the power 4, ठीक हो गया। c की वैल्यू 0 वो मुझे, now this is the finalized version of the expression for the velocity। now let's move to the question। the question was show that the initial speed, तो initial speed पे क्या चीज होगी आपके पास, t की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे आप 0 पुट करें तो v क्या आ जाएगा। अच्छा अब ये वाला को इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्टली लिख देना कि एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0। ज्यादातर मैकेनिक्स में या फिर प्योर मैथमेटिक्स में भी मोस्टली, वैसे तो प्योर मैथमेटिक्स में इतना सिंपलर वर्जन नहीं आता कैलकुलेशन का, बट मैकेनिक्स में आता है, तो इसलिए मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे उनके मार्क्स लूज होते हैं जहाँ पे एग्जामिनर कोई चीज कहता है कि शो करेगा, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन नहीं करते जब इतनी सिंपल आगे। बेशक आपको पता है नजर आ रहा है टी 0 पुट करने से v 0 आएगा, एटलीस्ट आप इतना जरूर शो करें कि आपने इसके अंदर 0 प्लग इन किया है, ताकि एग्जामिनर को आप कम्युनिकेट कर सकें कि मैंने एम ही तुक्के से 0 नहीं लिख दिया, मैंने इसको इक्वेशन को देखा है और फिर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि v की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इतनी वर्किंग लाजमी करनी। नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब देखें आपके पास ये क्या है, स्पीड,
यहीं से आपके पास मैक्सिमम स्पीड आई। अब मैक्सिमम स्पीड पे टाइम क्या था वो आपको नहीं पता, मैक्सिमम स्पीड पे टाइम क्या था वो नहीं पता। अब मैंने कल कुछ हिंट्स लिखवाई थी। मैक्सिमम स्पीड पे क्या चीज आपको पता होती है? मैक्सिमम स्पीड पे क्या चीज पता होती है? शाबाश, एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो। मैक्सिमम स्पीड पे एक्सेलर, ये कल मैंने जो कुछ हिंट्स लिखवाई थी उनको याद रखिएगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, ठीक है। इसमें आप जीरो पुट करें, इसमें आप जीरो पुट करें ए की जगह, यहां से टी की वैल्यू निकालें। अच्छा, मैं इसको इरेज करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने सी की वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, तो अब नाउ लेट्स प्लग इन द वैल्यू ऑफ a as 0 and work out the value of t. क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, वो तो डेफिनेटली यहाँ से निकलेगी, बट मेरे पास स्पीड का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मुझे नहीं पता किस इंस्टेंट पे मैक्सिमम स्पीड है। तो मैक्सिमम स्पीड में मुझे इतना पता है एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास वो दो टाइम इंटरवल्स आ जाएंगे, दो या तीन, जिन टाइम इंटरवल्स पे आपके पास जीरो स्पीड। कितने टाइम इंटरवल्स आने चाहिए ये जरा ध्यान से देखें, ये कौन सी इक्वेशन है? ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, कौन सी इक्वेशन बनती है? क्यूबिक। कौन सी इक्वेशन बनती है? क्यूबिक बनती है। तो क्यूबिक इक्वेशन, तो कितने आपके इसके रूट्स बनने चाहिए मिनिमम, मतलब मैक्सिमम? तीन। सो जीरो इज इक्वल टू 3/160t² माइनस 1/800t³ मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने लिखना है एट मैक्सिमम स्पीड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, उसके बाद ये इक्वेशन लिखनी है। मैं बता रहा हूँ मैकेनिक्स आसान है, द वे यू कम्युनिकेट विद द एग्जामिनर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे a की जगह जीरो पुट किया और यहाँ से अब आपने t की वैल्यू निकाली ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरा निकालें आप पहले, फिर मैं बताता हूँ। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स इसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, जो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 1/800t³ is equals to 3/160t²। सो ये बेटा देखिएगा, यहाँ मुझे बताइए, अभी जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने इसको माइनस वाला इसको मैं दिल ले आया, प्लस कर दिया, ये t² इधर आके डिवाइड हो जाएगा, t³/t² क्या आ जाता है? t। तो t इज इक्वल टू 3/160 मल्टीप्लाई बाय 800। क्या आंसर आ रहा है? आपने ऐसे ही किया है, यही मैं बताना चाह रहा था, अक्सर स्टूडेंट्स उसको ऐसे करते हैं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैंने शुरू में इसीलिए पूछ लिया था, विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस। तीन रूट्स निकलने चाहिए, कितने? तीन। कितने रूट्स निकलने चाहिए? तीन। आप अपनी मार्किंग की देखेंगे, उसने 15 ही यूज किया होगा, दिस इज वन ऑफ द रूट्स, बाकी दो रूट्स आप कैंसिल आउट कर दिए। मिसाल के ऊपर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, ये x कैंसिल हो गया, क्या बच जाता है पीछे? x इज इक्वल टू 4। एक ही आंसर निकला है। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स निकलते हैं बेटा? अब इसके दो रूट्स कैसे निकलेंगे? अब मैं इसको अल्टरनेट मेथड से, जो प्रॉपर तरीका है उससे सॉल्व करने लगा। इधर क्या आ गया, इसको इधर ले आया, इधर क्या बच गया? जीरो। x कॉमन लेंगे, x-4 इक्वल टू जीरो, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आइदर x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 4। दिस इज वन ऑफ द रूट्स जो आपने कैलकुलेट किया, एक रूट हमने कैंसिल आउट ही कर दी थी पीछे, ठीक है। आपकी वर्किंग ठीक जाएगी, फाइनल आंसर भी ठीक आ जाएगा, लेकिन आपका जो प्योर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो आपने खराब कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि रूट्स आप कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते मैथमेटिकली। टेक्निकली इट इज पॉसिबल कि एक्स एक्स से कट रहा है, बट मैथमेटिकली आप खुद देखें, x² इज इक्वल टू 4x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट शुड हैव टू रूट्स, बट अगर आप x को x से काट दिया मतलब आपने एक रूट ही उड़ा दी है इसकी। क्या? हाँ, इसमें बाकी दो जीरो आएंगे, टी की वजह से, जो अगर आप प्रॉपर तरीके से करें, आपने शो लेकिन करना है, आपने रूट्स पूरे निकालने हैं, ठीक है।
मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये था, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जो आगे आंसर निकालने के लिए जो रूट चाहिए वो तो निकल आएगा, ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट रूट्स हैं तीनों वो आपने निकालने हैं, और उसमें से यूज 15 करना है। अब जीरो को क्यों इग्नोर करना है उसमें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप जब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, अब प्रॉपर इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लें। इधर से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास बचेगा 3/160 माइनस 1/800 टी, ये आ गया। तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 15, और इधर से दो रूट्स निकलती हैं, टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, और फिर ये टोटल 3 रूट्स हो गए। अब टी इज इक्वल टू 0 हम क्यों नहीं यूज कर सकते, उसने क्वेश्चन क्या है देखें, अभी हमने क्या किसकी वैल्यू 0 पुट की थी, टी इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या होगी 0, दैट मेक सेंस। बट हमें चाहिए एक्सेलरेशन 0 उस पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में दो जगह 0 हो रही है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखें, एक शुरू में जब टाइम 0 था एट 0 सेकेंड्स एट दैट इंस्टेंट, और दूसरा व्हेन इट अचीव्ड द मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे किस इंस्टेंट पे आई 15 सेकंड पे। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वैल्यू ऑफ t and plug it in here in order to work out the maximum speed. So अब हमें इतना पता चल गया है कि एक्सेलरेशन, क्वेश्चन था दोबारा देख, क्वेश्चन था मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करें, मैक्सिमम स्पीड हमें पता है एक्सेलरेशन यहाँ 0 होगी। अब मैंने इधर a 0 पुट किया, मैंने एक्सेलरेशन, उसने अब ज़ाहिर है एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, उसने तो हमें ये बता देना है कि एक्सेलरेशन 0 कहाँ कहाँ आ रही है, शुरू में आ रही है और 15 पे आ रही है, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड, तो डेफिनेटली 15 सेकंड्स के वाला हमने यूज करना है। अब हम इसको वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, बताएं कितनी आ रही है मैक्सिमम स्पीड। इसको जब आप पुट करेंगे v इज इक्वल्स टू 15 क्यूब अपॉन 160 माइनस 15 रेज़ टू द पावर 4 ओवर 3200, 5.27 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आया? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है डिस्टेंस ए बी निकालें, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। अब आपने वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, चलो शाबाश करें। इस केस में एक लाइन में जर्नी जा रही, रिटर्न जर्नी नहीं, तो जितना डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपके पास ऐसा आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी बेटा, 1 ओवर 640 टी रेज़ टू द पावर 4, यही आता है बेटा, 160 मल्टीप्लाई बाय 4 640 आता है, 160 मल्टीप्लाई बाय 4, अच्छा, माइनस 3200 मल्टीप्लाई बाय 5, 1/16,000 टी रेज़ टू द पावर 5 प्लस टी प्लस टी। अच्छा, मैंने आपको बताया था 99% केसेस में डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो क्या होगा 0। अब आप जरा खुद देखें, t इज इक्वल टू 0 पे s क्या था 0, तो जब इधर 0 पुट किया, इधर 0 पुट किया, इधर 0 पुट किया, ये क्या आ गया 0। तो आपने लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, आपने लिखेंगे एट t इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू 0 देयरफॉर c इज इक्वल टू 0, ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट मेंशन करनी है। मार्क्स लेने हैं तो आपको डिजर्व करने के, आपको ये शो कराना है एग्जाम को, भाई मैं मार्क्स डिजर्व करता हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हवा में नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, हमने कहीं पे भी रट्टा नहीं शो करना, हम प्रॉपर कंसेप्चुअल मैनर में आपने लिखना है एट t इक्वल्स टू 0 s इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर c इज इक्वल्स टू
0। ये आपने जब लिख लिया, फाइनल फॉर्म ऑफ expression of the displacement would be this. अच्छा, अब तो डिस्टेंस ए बी निकालना है। बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा था, वो क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ था 20। so I'm going to plug in 20 into this expression and I'll have the value of the distance. कितना आ रहा है? 50 meters। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम? अच्छा आयशा वकार, बेटा समझ में आया? Yes, sir. Okay. क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं। अच्छा जी, a particle P starts from a fixed point O at t is equals to 0. It starts at t is equals to 0। यहाँ से पढ़ते हुए सब फौरन फौरन दिमाग में चीजें लेके आना शुरू हो। t is equals to 0 पे यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या क्या चीजें 0 है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और क्या 0 है? डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। ठीक हो गया? where t is in seconds and moves with a constant acceleration। लें जी, पहला पार्ट किस चीज का आ गया? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे? नो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चीज यूज कर देंगे? क्वेश्चन ऑफ मोशन। अच्छा, in a straight line the initial velocity of p is equals to 1.5 meters per second। यानी जिस स्पीड से उसने स्टार्ट लिया वो कितनी है? 1.5 meters per second, and its velocity when t is equals to 10 is 3.5 meters per second। Find the displacement of p from O when t is equals to 10। लिखे जी डाटा, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। टाइम कितना है टोटल? टाइम कितना है बेटा? 10 सेकेंड्स। यू कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर्स पर। स्टार्ट्स फ्रॉम, वो अगला पार्ट है। v is equals to 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? 10 सेकेंड्स का टोटल ड्यूरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, दैट्स इट। ठीक हो गया? आपने क्या चीज फाइंड करनी है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा आपने फाइंड आउट करना है। 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कर लें। पर a दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर निकालें। एक और भी है वैसे, s इज इक्वल टू u प्लस v ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय t, वो यूज कर लें। ठीक हो गया? s इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स t। इसमें एक की जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा जी, कैलकुलेट करें, बताएं कितना आ रहा है s।
एस कितना आ रहा है? 25 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, another particle q, now we are talking about a different particle which is a particle q. तो साइड पे कर लेते हैं अपनी। अच्छा जी, another particle q also starts from o, वो भी o से start लेता है when t is equal to 0 and moves along the same straight line as p. The acceleration of the q at the time t is 0.03 t meters per second square. हाँ जी, ये this is the expression for the acceleration. तो a क्या दिया हुआ है उसने आपको? a is equals to 0.03 t। ठीक हो गया? हाँ, given that q has the same velocity as p when t is equals to 10. Now look at this. जो t इज इक्वल टू 10 पे जो p की वेलोसिटी वही q की वेलोसिटी है, यानी अभी एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, show that it also has the same displacement from o as p when t is equals to 10। ठीक हो गया। तो हमें इसको एक्सेलरेशन से पहले इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग प्रॉपर इंटीग्रेशन शो करनी है। तो 0.03/2t², ये वेलोसिटी का आ गया। इसको एक और दफा इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास किस चीज का एक्सप्रेशन आएगा? डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो इसको एक और दफा इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू, हाँ, 0.03/6 t³। ठीक है, वो सिंप्लीफाई हम बाद में कर लेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने क्या गलती की है जी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया मैंने। अच्छा जी, इधर आपके पास आएगा, पहले ये वाला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें, उसके हिसाब से वो इंटीग्रेट होगा। तो उसके लिए इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि एट t इज इक्वल टू 10 पार्टिकल q की वही वेलोसिटी थी जो p की थी। तो पार्टिकल q की क्या वेलोसिटी थी आपके पास t इज इक्वल टू 10 पे? 3.5। तो इधर 3.5 पुट करें, इधर 10 पुट करें, आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। करें जरा, क्या आता है? 3.5 माइनस 0.03/2 टाइम्स 10²। सी क्या आ रहा है? सी की वैल्यू 2 आ रही है। तो अगर ये 2 है तो उधर साथ में और क्या चीज आ जाएगा? +2t प्लस सी। ओके, 2 की इंटीग्रेशन आ गई, 2t, फिर उसके ऊपर आते हैं। इधर सी की वैल्यू आपके पास आई 2, तो इस 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 2t। ऐसा ही है? अभी हमने वो सी फाइंड आउट करना है, वो वाला। हाँ जी, एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट क्या था आपके पास? 0 था, वो आपने शो कर देना है। t इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू 0। तो c आपके पास 0 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एग्जामिनर ने आपको बोला है आप ये चीज शो करें कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो दैट इज सेम एज, ठीक हो गया, वो भी 25 मीटर है एट t इज इक्वल टू 10। तो उसमें 10 पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 25 ही आ रहा है बेटा। मैं एक और कोई क्वेश्चन देख लूं।
तो क्वेश्चन है तो पूछें तब तक। हाँ जी। ये the particle starts from rest at point x and moves in a straight line until 60 seconds later, ठीक हो गया, it reaches a point y. Time t is after leaving x, the acceleration of the particle is this, 0 to 4, पूरा जर्नी बता दिया उसने, डिफरेंट एक्सेलरेशन है, ठीक हो गया। अच्छा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन t is equals to 4, when t is equals to 60 and sketch the velocity time। ये तो आसान है, नहीं? A particle starts from rest at point x and moves in a straight line until it reaches point y। ठीक हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ है, 60 सेकेंड्स लेते हैं टोटल उसको। at time acceleration of the particle is this, डिफरेंट एक्सेलरेशन दी हुई है, 0 से 4, 4 से 54, 54 से 60, इसमें इंटीग्रेशन तो नहीं होगी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट ये इसमें क्यों दिया हुआ है? नहीं, ठहरे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है तो हाँ, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट इंटरवल्स दिए हुए हैं, इनके लिए करना है। इस तरह का एक दो क्वेश्चन है मैंने रखे हुए, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए। A walker travels along a straight road passing through the points A and B on the road with speeds 0.9 meters per second and 1.3 meters per second respectively। हाँ जी, क्या मतलब हुआ? पॉइंट ए और पॉइंट बी से वो गुजरा है इन दो डिफरेंट स्पीड्स के साथ, ठीक हो गया। द वॉकर ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स बी। पॉइंट ए पे उसकी स्पीड थी 0.9, पॉइंट बी पे उसकी स्पीड थी 1.3। The walker's acceleration between A and B is constant। अच्छा, एक्सेलरेशन ए और बी के दरमियान क्या है? 0.004, और वो कांस्टेंट है, ठीक हो गया। फाइंड द टाइम टेकन, ये तो आसान है आपको। इस केस में पार्ट वन में आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, वो है 0.9, फाइनल वेलोसिटी पता है, दैट इज 1.3, और आपको एक्सेलरेशन भी पता है 0.004। तीन पैरामीटर्स पता है आपको, टी निकालने हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आपके पास टाइम आ जाएगा। एक तो आपने टाइम निकालना है, इसी पार्ट के पार्ट वन के सेकंड कंपोनेंट क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ए बी। आपने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लें, या फिर आप 2as इज इक्वल टू वी, ठीक है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा लें, यहाँ से आपके पास आ जाए। बताएं जी क्या आ रहा है, t क्या आ रहा है और s क्या आ रहा है? t आ गया आपके पास 100, और s क्या आ गया? s 110 आ गया, बाकियों का भी यही आ रहा है बेटे।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं खुतबा? अच्छा, अ साइक्लिस्ट लीव्स ए एट द सेम इंस्टेंट, एक साइक्लिस्ट है वो ए पॉइंट से उसी इंस्टेंट से लीव करता है। अच्छा, a cyclist leaves A at the same instant as the walker. She starts from rest and travels along the straight road, passing through B at the same instant as the walker. This is a very important information. पॉइंट बी से जिस इंस्टेंट पे वॉकर ने पास किया उसी इंस्टेंट पे उसने पास किया, यानी यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, टी की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 100। तो यहाँ पे आपको अब क्या इंफॉर्मेशन है, एट टी इज इक्वल्स टू 100 एस इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, so starts from rest, so t is equals to 0, s is equals to 0, 0 पे। ठीक हो गया, t इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा, नेक्स्ट है आफ्टर टाइम t सेकंड आफ्टर। ठीक है, ये जनाब अली उन्होंने आपको इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है स्पीड का, तो v इज इक्वल्स टू k t क्यूब meters per second, where k is a constant. Show that when t is equal to 64.05, the speed of the walker and the speed of the cyclist are same. Correct to three significant figure. तो अच्छा जी, सबसे पहले तो आते हैं ना ऊपर वॉकर के ऊपर। वॉकर के ऊपर आए, आप v कैलकुलेट करें। ठीक हो गया, v अब आप अननोन रख लें क्योंकि आपने स्पीड निकालनी है। ठीक है, वॉकर के ऊपर जब आए उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0.9, v आपने निकालना है। ठीक हो गया, v आपने निकालना है, a आपको 0.004 दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 64.05 दिया है, ये दिया t इज इक्वल टू 64.05। तो तीन पैरामीटर्स हैं आपके पास, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, 0.9 प्लस दिस इंटू दिस करें, क्या कितना आ रहा है? शो दैट एट दिस इंस्टेंट वॉकर की और साइक्लिस्ट की स्पीड सेम है। करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। पहले मैंने वॉकर की निकाली है, वो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल रही है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में कितना आ रहा है बेटा ये? 1.16 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस वन, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? वो तो होगा ही इन टर्म्स ऑफ टी। के के कैसे निकालेंगे? डू वी हैव any information about the velocity at given time? टी इज इक्वल टू 0 पे v 0 किया, वो तो k 0, वो तो खत्म ही हो गया, वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। कोई और देखें। हाँ, और कुछ सोचे, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें पर। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से क्या आता है? वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है? इंटीग्रेशन से। करें जरा इसको इंटीग्रेट, आपके पास क्या आएगा? k/4 t⁴ प्लस t। t इज इक्वल टू 0 पे s क्या था? इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया ना साइक्लिस्ट ने, किधर लिखा हुआ था? शी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, वो मैं अभी नहीं कर रहा।
अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, फ्रॉम देयर वी कैन वर्क आउट द वैल्यू ऑफ के। वो क्या इंफॉर्मेशन दी है बेटा उसने? A cyclist leaves A at the same instant as the walker. ठीक हो गया? She starts from rest and travels along the straight road, passing through B at the same instant as the walker. तो A से B डिस्टेंस कितना था बेटा? 110। टाइम कितना लगा था? 100 सेकंड। दोनों ने इकट्ठा स्टार्ट लिया है, दोनों ने इकट्ठा स्टार्ट लिया है, और बी पॉइंट पे भी दोनों इकट्ठे पहुंचे हैं। तो यानी 100 सेकंड में साइकिलिस्ट भी और वॉकर भी दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 110। तो 110 t इज इक्वल टू 100। यहां से आप k की वैल्यू निकाल लें। दोबारा पढ़ें स्टेटमेंट। शी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पहले तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अ साइक्लिस्ट लीव्स ए एट द सेम इंस्टेंट एज द वॉकर, यानी दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट लिया। दूसरी, रेस्ट कर से स्टार्ट करने के बाद ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पासिंग थ्रू बी एट द सेम इंस्टेंट एज द वॉकर, यानी दोनों बी लोकेशन पे इकट्ठे पहुंचे। तो यानी बी लोकेशन पे वॉकर को 100 सेकंड्स लगे, साइक्लिस्ट को भी कितना टाइम लगा? 100 सेकंड। बी लोकेशन तक वॉकर ने 110 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया, तो साइक्लिस्ट ने भी कितना किया? 110। तो यहाँ पे एस की जगह 110 पुट करें, टी की जगह 100 पुट करें। यहां से मुझे बताएं के की वैल्यू क्या आ रही है? 4 पॉइंट, काफी छोटा नंबर आ रहा है ना? तो k इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, ये k की वैल्यू आ रही। अब आप आए वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पे वापस। तो v इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू लिखें, 4.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 t क्यूब। Now we need to find out the velocity of the cyclist at t is equals to 64.05। इसी को मल्टीप्लाई कर दें 64.05 के क्यूब से, तो 4.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 64.05, 64.05 का क्यूब। यहां से भी 1.16 आ रहा है। तो यही चीज आपने प्रूव करनी थी कि साइक्लिस्ट की स्पीड और जो वॉकर है उसकी स्पीड एट टी इज इक्वल टू 64.505 पे एक जैसी है। ठीक हो गया? फाइंड द साइक्लिस्ट एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट शी passes थ्रू बी। ए की वैल्यू ये देखें, ये हो जाएगा 110, 10 फ्रैक्शन बटन, एक के की वैल्यू निकाल ली है, p इक्वल k इक्वल ये क्या किया? 100 सेकंड्स पे वेलोसिटी, तो वो आ गया, वो 100 क्यूब के। ठीक है, k की वैल्यू निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट 110 है। इधर से क्या आंसर वही आ रहा है ना? बैंग ऑन 4.4 आ रहा है। इसमें क्या गड़बड़ लग रही है? एस इज इक्वल टू के टी पावर 4/4, ये ठीक है, ये वेलोसिटी है। आपने टी इज इक्वल टू 100 इसमें पुट किया, एक के की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से भी के की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट किया, दो और डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो ये v की वैल्यू के इक्वल क्यों आ रहा है? के इधर भी के को सब्जेक्ट बनाओ, इधर भी k की वैल्यू के है। अच्छा, नहीं, k की वैल्यू के यहाँ से आएगा v/100 क्यूब, के यहाँ से अच्छा, अब v क्या पुट करेंगे इसमें पे? v क्या पुट किया है? v को तो निकालना है, k को कम। नहीं, के की वैल्यू निकाली है ना, वो इन टर्म्स ऑफ v आ रही है ना,
यहाँ से फिर आपने इधर से भी के निकाला है, वो इन टर्म्स ऑफ एस आएगा। एस तो आपके पास है, वो आपने 110 पुट किया। वी क्या पुट किया? कुछ नहीं, वी की वैल्यू फोटो नहीं, वी की वैल्यू वो कोई गड़बड़ हो गई है, ठीक है, वो देख लेना। वो 3 वेरिएबल आ गए उसमें, ठीक है, तो ये आसान है। तो हमने इधर बेसिकली क्या किया, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्यों किया? क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इनडायरेक्टली हिडन एक चीज रखी हुई है ये इस इंफॉर्मेशन में, ठीक है, कि एट t इज इक्वल टू 100 डिस्प्लेसमेंट 110, तो वो यहाँ पे हमने 100 पे 110 डिस्प्लेसमेंट पुट किया, k की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब k आ गया तो वापस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट किया। अब हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कंप्लीट है, ठीक है। अब इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हमने t इज इक्वल टू 64.05 पे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, वो 1.16 वही आ रहा है जो उसने कहा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज हो गया। अच्छा अच्छा, तो सही आ गया। चलो कुछ, चलो फाइंड द साइक्लिस्ट एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट शी passes थ्रू b। एक्सेलरेशन चाहिए। अब आपको क्या करेंगे, v को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब एक्सेलरेशन आएगा उसमें उसमें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, वो एक्सेलरेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ t। तो किस इंस्टेंट पे वो b को पास कर रहे हैं साइक्लिस्ट, 100, तो उसमें टी में 100 पुट करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा। ठीक हो गया, आसान है, ठीक है। कुछ कल हम और उसके एक दो दो तीन और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े से मुश्किल वाले वो करेंगे। सारे क्वेश्चंस में यही कुछ है, मैं सिर्फ क्लास में तो बार बार प्रैक्टिस की हम इसलिए कर रहे हैं दैट हाउ टू एक्सट्रैक्ट द हिडन इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो आज भी हमने कोई 3 ही क्वेश्चंस किए, कल भी कोशिश करेंगे कि 3 ही क्वेश्चंस कर लें, तो मंडे से इंशाल्लाह हमने टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। मोमेंटम करें पहले या फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम करें? मोमेंटम करा लें, चलो ठीक हो, ठीक है जी, ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Harvester.